नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे सीएम योगी का नवनिर्माण वर्सेस अखिलेश यादव का अपराधनामा। उत्तर प्रदेश में आज राजनीति के दो अलग अलग चेहरे सामने। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम अध्याय बता रहे हैं। दावा है कि यूपी अब माफिया से मुक्त है, विकास की नई ऊंचाइयों पर है और दुनिया में गर्व का विषय। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपराधनामा और किसानों की बर्बादी पर पर्चा लेकर मैदान में। सवाल फिरोजाबाद और एटा के उन किसानों का है जिन्हें आलू की लागत तक नहीं मिल रही। सवाल उन युवाओं का है जिनके भविष्य पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। योगी सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 9 वर्ष को नवनिर्माण का स्वर्णिम अध्याय बताया। उन्होंने नवनिर्माण के 9 वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए दावा भी कर दिया कि यूपी अब बीमारू छवि से बाहर निकलकर देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। उन्होंने सपा कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमने प्रदेश को माफिया राज से मुक्त कराकर पुण्य भूमि बनाया है। अखिलेश यादव दूसरी तरफ बड़ा हमला बोल रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से फिरोजाबाद और एटा के आलू किसानों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया, जहां लागत ना निकलने की वजह से किसान दानी दानी को मोहताज है। ये दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने सरकार से तत्काल आलू का लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग उठा दी। वहीं पेट्रोल कंपनियों द्वारा प्रीमियम स्पीड पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ाए जाने के बाद सपा ने सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी इसमें अपना बयान देते हुए कहा कि गरीब को पहले ही गैस नहीं मिल रहा था, अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतों के सामान भी महंगे होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को यह भार जनता पर नहीं डालना चाहिए था। और आज हम इस सबके बाद जो सवाल खड़ा हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। सवाल है, क्या यूपी वाकई पुण्य भूमि बन गया या फिर जमीन पर किसान और नौजवान आज भी संघर्ष कर रहे हैं? 9 साल का हिसाब और 2027 की तैयारी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष शशिलेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं शशिलेंद्र जी के साथ। शशिलेंद्र जी, आप लोगों ने सीएम योगी के 9 साल के विकास कार्यों को नकारा है। क्यों नकारा और किस आधार पर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं? स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के 9 साल और जनता बेहाल, अगर ये नारा हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक चीज बताइए, जब 2014 में चुनाव चल रहा था तो जब चुनावी जनसभाएं चल रही थी तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब मेरी सरकार आएगी तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। 2014 से 26 आ गई, कितने वर्ष हो गए? लगभग 12 वर्ष होने को है। कितने नौजवानों को, अगर 12 दूना 24, क्या 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? और रोजगार मिलने की बात छोड़ दीजिए जी, आप देख लीजिए पिछले योगी की सरकार में कोई भी ऐसी भर्ती उन्होंने नहीं की जो सब साफ हो, स्वच्छ हो, जिसमें आरक्षण का नियमितता पूर्वक पालन करना हो। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 69,000 शिक्षक भर्ती उन्होंने किया था ना 3 साल पहले। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि आरक्षण नीति का सही पालन नहीं किया गया। ओबीसी एससी के मेधावी अभ्यर्थियों की अनारक्षित श्रेणी में स्थापित करके बजाय उन्हें आरक्षित वर्गों की श्रेणी में रखा गया है। और कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन लोगों में अनियमितता पाई गई है उनको रोजगार दिया जाए, उनको शिक्षक के रूप में भर्ती किया जाए। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी एक नहीं सुनी। आज भी इको गार्डन में लोग बैठे हैं। लेखपाल भर्ती इन्होंने कराई थी 2022 और 2025 में 7,994 पद थे, उसमें भी आरक्षण में अनियमितता पाई गई थी। और बात करते हैं रोजगार देने की, स्वास्थ्य विभाग में तमाम ऐसी भर्तियां आई जिसका इन्होंने पालन नहीं किया, और तमाम ऐसी भर्तियां इन्होंने किया जिसमें पेपर लीक हो गए। स्नेहा जी, एक चीज बताइए, जब एक किसान का लड़का कोई भर्ती निकलती है
तो फॉर्म भरता है, 800 900 1000 रुपए का खर्चा लगता है। वो गेहूं धान बेच के फॉर्म भरता है, लेकिन अगले दिन सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो गया। और जब पेपर लीक हो जाता है जी तो भर्ती रद्द हो जाती है। तो वो किसान का बेटा जो गेहूं धान बेच के फॉर्म भरता है, उसके दिल पे क्या गुजरती है। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं आप। कितने किसान आत्महत्या कर लिए, प्रतिवर्ष कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कर्ज के अभाव में तमाम किसानों ने आत्महत्या कर ली। बांदा में 2019 की मैं घटना बताना चाहता हूं। 5 किसानों ने आत्महत्या कर ली एक साथ। उनके ऊपर बैंक का कर्ज था, उन्हें अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे थे। और बिजनौर में 2019 में 38 वर्षीय रणबीर सिंह के नाम एक किसान ने आत्महत्या कर दी। आजमगढ़ में भी यही घटना हुई, महोबा में भी यही घटना हुई। और 2017 में 110 किसानों ने आत्महत्या की थी। 2018 में 80 किसानों ने आत्महत्या की थी। 2019 में 108 किसानों ने आत्महत्या की थी। 2020 में 87 किसानों ने आत्महत्या की थी। और 2022 में 58 किसानों ने। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। कोई इतने किसानों ने आत्महत्या की, उसके बाद क्या हुआ? 3 काले कानून ले आए। जी 3 काले कानून लाए। उन्होंने कहा कि इससे किसान का बहुत भला हो जाएगा। हुआ क्या? सालों सालों किसान दिल्ली के बॉर्डर में आंदोलित हुए। कम से कम 900 से 1000 हमारे किसान शहीद हो गए। अगर वो 3 काले कानून किसान के हित में थे तो आपने वापस क्यों लिया? और अगर हित में नहीं थे तो आपने लागू क्यों किया? और लागू किया तो उसमें 1000 किसान हमारी शहादत हो गई। जिन किसानों की शहादत हो गई, किसी ने अपना बाप खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना बहन खो दिया। उनकी जवाबदेही कौन देगा? स्नेहा जी आप बताइए। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहा है। और इसीलिए आप नौजवानों लोग को कह रहे हैं रोजगार देने कि का 9 काम साल बेहाल। बिल्कुल, मैं ठीक है इसलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के 9 साल किसान बेहाल। ठीक है सुनील जी, एक तरफ स्वर्णिम अध्याय बताया जा रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 9 साल को किसान बेहाल, युवा बेहाल और महंगाई की मार समेत तमाम मुद्दों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए स्नेहा जी, जी सरकार की कुछ उपलब्धियां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। और कोई सरकार रहे उसकी सारी उपलब्धियां ही हों, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, मैं कानून व्यवस्था पे सदैव कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की नीति बहुत अच्छी है। समाज होगा, अपराध कोई खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग, बावरिया गिरोह, कच्छा बनियान गिरोह, गैंगवार, ये अपराधी इतने सक्रिय थे कि जनता त्रस्त थी इनसे। बहन बेटियों का क्या हाल था मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूं। कि आपने भी देखा होगा कि विश्वविद्यालय के सामने हमारी बहन बेटियां निकल रही थी रिक्शे पर, उनके भी दुपट्टे छीने उठाने का प्रयास किया गया। कानून की व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी की सदैव सराहना करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं तब से कहीं कहीं कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के दिए हुए धन को किस तरह से भ्रष्टाचारी अफसर लूट रहे हैं, ये अनुपलब्धि है। कोई विभाग मुख्यमंत्री जी आपका ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आपकी सरकार में ना बढ़ गई हो। एक विभाग आप ऐसा नहीं बता सकते हैं कि जिसमें ऐसा न हो रहा हो स्नेहा जी। चाहे कृषि विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पंचायत राज हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, सारे विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर परिता लगाने में ब्यूरोक्रेट्स पीछे नहीं हो रहे हैं। और यह सत्य है, किसानों के साथ हमेशा अन्याय हुआ स्नेहा जी। मुलायम सिंह जी की सरकार में भी किसान विधानसभा के सामने लाख ट्राली भर 2-2, 3-3, 4-4 ट्राली आलू फेंके थे। बिल्कुल सत्य है, आज भी वही हाल है। किसान का हित मुझे होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है स्नेहा जी। आलू 4 रुपए 5 रुपए में किसान कोई लेने वाला नहीं है। मनरेगा की मजदूरी 250-300 चल रही है। 300 अगर मान लीजिए 250 मान के चलिए, 250 लेबर अगर आलू खोदेगा या मशीन से भी आप खुदवाएंगे तो मशीन बटोर तो जगह रखेगी नहीं। आलू ऐसी चीज है जी आलू खुदाई कीमत नहीं आ रही, किसान बहुत परेशान है। लेकिन कृषि विभाग के अफसर और उनके मंत्री, उनके प्रमुख सचिव
उनके ऊपर कोई असर नहीं। स्नेहा जी, एक और भी अभी आप तत्काल प्रकरण बताऊंगा आपको। मुख्यमंत्री जी ने मोटे अनाज की पहल की थी। मोटे अनाज से बहुत से रोग नष्ट होते हैं। बिल्कुल। मोटे अनाज में मक्का खरीदा कृषि विभाग के अधिकारियों ने। 280 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बीज किसानों को दिया जा रहा है, सब्सिडी है उसके ऊपर। इतना ज्यादा भारी मात्रा में खरीद लिया गया और उन जिलों को भेजा गया जहां मक्का का उत्पादन ही नहीं हो रहा है। वहां बैठे डीओ, डीडी, स्टोर इंचार्ज जबरदस्ती अपने कर्मचारियों के नाम खारिज कर रहे हैं कि आपको इसका पैसा भरना पड़ेगा, ये ले जाओ, चाहे बेचो और चाहे इसको बोओ जाके। ये एक बीज नहीं है। जब बीज का ही घोटाला शुरू हो जाएगा स्नेहा जी, जहां से किसान का समझिए कि कार्य शुरू होता है, तो आगे क्या होगा। ठीक है। आपने भी देखा होगा अभी खाद को लेकर मारामारी, कृषि यंत्रों में भ्रष्टाचार को लेकर मारामारी। मैं सरकार की नीतियों पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रमुख सचिव जरूर पूछना चाह रहा हूं, कृषि उत्पादन आयोग से पूछना चाह रहा हूं कि आपका विभाग है और भ्रष्टाचारी अफसर किस तरह से लूट रहे हैं स्नेहा जी, जरा लेकिन इसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना तो पड़ेगा। है ही है भाई। परिवार जो मुखिया होता है जी, बेटा गलत करता है तो उसका श्रेय बाप को जाता है, और अच्छा करता है तो उसका श्रेय बाप को जाता है। मतलब जो मुखिया है परिवार का, योगी जी की सरकार में अगर बुरा होगा, भले ही योगी जी का श्रेय ना हो, लेकिन उनके ऊपर यह सफेद दोनों लगेंगे क्योंकि वो प्रदेश से मुख्यमंत्री हैं। जी स्नेहा जी। विवेक श्रीवास्तव जी, एक तरफ सीएम योगी स्वर्णिम अध्याय बता रहे हैं 9 साल को, 9 साल बेमिसाल बता रहे हैं। अभी सपा प्रवक्ताओं की बात कर लें या सपा नेताओं की बात कर लें या फिर खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात कर लें, 9 साल बेहाल, किसान परेशान, युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है, ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 9 साल ये स्वर्णिम युग है जी, उत्तर प्रदेश के। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 साल प्रदेश की जनता के साथ दिन रात मेहनत की है। जी, प्रदेश और प्रदेश की आधी आबादी सुरक्षा के उस भाव के साथ खड़ी हुई है कि आज हमारी कोई बहन बेटी को छेड़ करके इस चौराहे से अगले चौराहे तक जिंदा नहीं जा सकता, अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता। हमारी बहन बेटियां स्कूल जा रही हैं, पढ़ने निकल रही हैं, काम काज के लिए निकल रही हैं। आज कोई बहन बेटी हमारी किसी गुंडे, किसी सोहदे के डर से घर में नहीं दुबकी हुई है। जी, पूरे प्रदेश में चुनौती है, अगर कोई बहन बेटी कहीं किसी गुंडे सोहदे के डर के मारे घर में दुबकी हो तो आप बता दीजिए, 24 घंटे में उसके इलाज का दावा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है। पहली विजय, पहला स्वर्णिम युग का लक्षण बता रहा हूं। दूसरा, जी, हमारे सपा प्रवक्ता ने कहा युवा रोजगार, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए थे, बिल्कुल किए थे। जी, 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे। मुद्रा योजना में हम 52 करोड़ लोगों को लाभ दे चुके हैं 10 वर्षों में। जी, 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। इसमें महिलाएं 68 से 70% शामिल हैं। 51% SC ST OBC वर्ग के लोग शामिल हैं लाभ पाने वालों में। जी, आपके गाल बजाने से जो लाभ पाया है वो ये नहीं कह देगा कि हम लाभ नहीं पाए। ये रहा स्नेहा जी युवाओं का हाल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार पे आ जाइए, हम 9 लाख सरकारी नौकरी बांट चुके हैं उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक। 9 लाख। पुलिस विभाग में 2,17,000 से अधिक पुलिसकर्मी भर्ती हुए। शिक्षा विभाग में 1,60,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई। यूपीएससी में, यूपीएसएससी में 95,000 से ज्यादा उम्मीदवार चयनित हुए। और इसके अलावा 10 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार मिशन मोड में काम कर रही है जी। हम 27 से पहले इसको भरना चाहते हैं। अब आ जाइए किसानों की बात। जी, मैंने महिलाओं से शुरू किया, युवाओं का जवाब दिया, किसानों पे आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के लोग जब किसानों की बात करते हैं तो मुझको अगल बगल देखना पड़ता है कि मतलब किसान ही के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है। इन्होंने किसानों को छलावा करके एक बार सरकार बनाई थी
वादा किया था किसानों का कर्ज माफ होगा, जी माफ हुआ था। उस बैंक का कर्जा माफ होगा भूमि विकास बैंक का, जिससे पूरी तहसील में 1 या 2 किसान कर्जा लेता है। सुनील त्रिपाठी जी बैठे पूरा जीवन कृषि विभाग कवर किए हैं, इनसे पूछिए कि भूमि विकास बैंक से किसी तहसील में कई किसान कर्जा लेते, कई किसानों को कर्जा देता है। जो लेता है जी उसका ट्रैक्टर ट्राली सब बिक जाता है, खेत तक बिक ठीक है, तो ये मजाक इन्होंने किसानों के साथ अपने शासन में किया है। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, जी उन्होंने कर्ज माफी का ऐलान किया, तो उन्होंने कहा नहीं, 1 लाख तक का कर्ज सारे किसानों का माफ होगा, चाहे जिस बैंक से कर्जा लिया हो। और हमने माफ किया, माफ करके दिखाया है। ये किसानों की बात करेंगे हमसे? दलहन, तिलहन, बाजरा, ऐसी ऐसी फसलें जो आजादी के बाद से आज तक एमएसपी के दायरे में नहीं थी, उसको एमएसपी के दायरे में लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में अच्छा, हुआ अभी है। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो ये फिरोजाबाद और एटा, आलू और एमएसपी को लेकर के बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। देखिए स्नेहा जी, एमएसपी पे आलू कभी नहीं रहा। दलहन तिलहन की फसलें आई हैं, आलू के लिए बाकायदा हर जिले में कोल्ड स्टोरेज पर्याप्त मात्रा में है। सत्य बात है कि फिर क्यों बताया जा रहा है कि हाल बड़ा बेहाल है किसानों देखिए, ये एक भ्रामक प्रचार है। सबको मालूम है खुदाई के समय जिस फसल की आवक होती है उसके रेट गिरते हैं। आलू किसानों के पास पूरा ऑप्शन है पैदावार अच्छी हुई कि अब पैदावार अच्छी हुई है, अच्छी बात है। उस फसल को आप गोदामों में सुरक्षित रखिए, थोड़ा दाम नियंत्रित हो जाए तब निकालिए। डॉक्टर थोड़ी बताएं कि आज लेके बाजार में कूद पड़ो। ये सारे आलू किसानों के पास ऑप्शन है। इसका मूल्यांकन मनरेगा की मजदूरी और ये करके केवल एक सरकार के खिलाफ विरुद्ध वितर्क प्रचार करना, ये अखिलेश जी तो करें, ठीक समझ में आता है, जी। लेकिन इसको जो समझेगा उसको सिरे से खारिज करेगा। मैं स्वयं किसान मोर्चे का कार्यकर्ता रहा हूं। मेरे सुशील साकी जी अध्यक्ष थे, उसी फर्रुखाबाद से हैं, वहीं से किसान बेल्ट से है और स्वयं आलू किसान भी है। वो मुझको मालूम है। जो फसल आप भी तभी बात समझते होंगे, जिस फसल की जब आवक होती है उसके दाम उस समय गिरते हैं बाजार में। तो जो बुद्धिमान किसान होता है, अगर सरकार की तरफ से कोल्ड स्टोरेजों की कमी, तो उस पर सरकार से सवाल करिए। सरकार ने तो सरकारी कोल्ड स्टोरेज के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सब्सिडी दी है, सहायता दी है। गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक, तहसील तहसील में कोल्ड स्टोरेज खड़े हैं। आप अपना आलू जमा करिए, जब दाम स्थिर हो जाए निकालिए अपने हिसाब से। आपके पास तो ऑप्शन है, आप क्यों रो रहे हैं भाई? तो ये अखिलेश जी इसलिए ऐसा कह रहे कि अखिलेश जी को आलू किसान या आलू के सिस्टम से कोई सरोकार नहीं है। ये वही लोग हैं जी। जो गेहूं के सीजन में धान के दाम बढ़ाने की बात करते हैं, धान के सीजन में गेहूं का दाम बढ़ाने की बात करते हैं। इनका खेती किसानी से कोई वास्ता नहीं स्नेहा जी। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अंशुमान दुबे जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमान जी, क्या वाकई यूपी पुण्य भूमि बन गया या फिर जमीन पर किसान और नौजवान आज भी संघर्ष कर रहे हैं? क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए, कोई शक नहीं कि कागजों में और क्या कहते हैं फाइलों में उत्तर प्रदेश एक बहुत उत्तम प्रदेश है और इसकी तरक्की से दुनिया प्रभावित है जी। लेकिन जमीन पे जब आते हैं तो बहुत सी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। देखिए, अभी युद्ध का समय चल रहा है और संकट हमारे पास एलपीजी का, गैस का और उसके अलावा तेल और डीजल का बराबर बन गया है। आज ही पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जो प्रीमियम क्वालिटी के पेट्रोल हैं, और इससे पहले गैस के दाम बढ़े ही थे कुछ। देखिए, अभी जो वर्तमान का जो माहौल है और इसको हम अपने उत्तर प्रदेश से जब जोड़ने की कोशिश करते हैं, देखिए भंडारण की क्षमता हमारे देश ने विकसित करने पे जोर लगाया है, लेकिन अभी हम भंडारण की क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर पाए जी। नतीजा क्या है कि जो हमारी फसलें हैं उनकी सही कीमत और उनका सही भंडारण ना होने से हमेशा महंगाई कभी घटती है कभी बढ़ती है। शादी के जब भी सीजन आते हैं तो हमने पाया है कि जो सब्जियां हैं और फल हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। उसके अलावा जब बारिश का सीजन आता है तब हमारी ये सब्जियां फिर महंगी हो जाती हैं। तो जब हमें मालूम है कि इस सीजन में ये सब्जियां महंगी हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि भंडारण की जो व्यवस्था है वो वैसी ही होनी चाहिए जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। अभी भी सरकार इसको पूर्ण रूप से लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी है।
उसके अलावा बताऊं, अभी वर्तमान में अगर जब महंगाई की बात चलती है तो मैं बता दूं कि सब्जियों सस्ती होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, निर्यात भारत से रुक गया है। तो अभी जो चाहे बासमती चावल हो, चाहे दूसरे चावल हो, चाहे सब्जियां हो, कईयों के दाम लगातार गिरेंगे और गिर रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ी समस्याएं किसानों को हो सकती है। देखिए, भारत सरकार की एक क्षमता है, उस क्षमता से ज्यादा वो न किसी को लाभ दे पाएंगे, न किसी की हानि कर पाएंगे। पूरी दुनिया युद्ध से प्रभावित है, हम लंबे समय से बहुत कुछ झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमें मालूम है कि ऊर्जा की जरूरतों को कैसे पूरी कर पा रहे हैं। फिर भी भारत सरकार का जो ऊर्जा के संरक्षण का प्रयास है, उसने निश्चित रूप से लोगों को बहुत राहत में रखा है। वरना आस पड़ोस के हमारे जो मुल्क हैं और दूसरे देश हैं, यूरोप तक बहुत क्राइसिस में आ चुका है, अमेरिका में भी क्राइसिस आ चुके हैं, अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। उस लिहाज से भारत में अभी बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि इन परिस्थितियों में किसी प्रकार से बचा जाए। बात रही उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए उत्तर प्रदेश की सारी जो व्यवस्थाएं हैं स्नेहा जी, मैं बताऊं आपको, पूरी तरह से कागजों और फाइलों में उत्तम मानी जाती हैं, लेकिन जमीन पे ये कहीं पे भी किसी प्रकार से आम आदमी को राहत देती हुई नहीं लगती। सरकार ने, अभी मैं देख रहा था डीसीपी ट्रैफिक नहीं आई हैं और जी। उन्होंने आते आते बड़े सारे डाइवर्जन कर दिए, बहुत सारी चीजों को उन्होंने कहा कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मैं बताऊं, सड़क के किसी भी हिस्से से अतिक्रमण को अभी तक हटाया नहीं गया है। फुटपाथ तो कब्जे में, नालियां नाले बड़े तो कब्जे में, सड़कों पे आधी आधी सड़कों पे दुकानें सज रही हैं, दुकानें लग रही हैं, और आप कर रहे हैं कि इस स्थिति को सुधार देंगे। जब आप छोटी छोटी चीजों को नहीं सुधार पा रहे हैं, इस पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि सरकार के नीतियों में कोई दम है। 9 साल हो गए, हम ये कहते कहते थक गए कि नौकरशाह और बाबू जो है, बाबूगिरी जो है, उत्तर प्रदेश सरकार की जड़ों को खोद रही है और हम आम आदमी को लूटने का काम कर रही है। आप उठा के देख लीजिए कि रोज लगभग लगभग हो रहा है, प्रवर्तन विभाग कहीं ना कहीं छापे मार रहा है और कुछ लोग रिश्वत में पकड़े जा रहे हैं। और मैं ईमानदारी से बता दूं, अगर रिश्वतखोरी के प्रकरण को ईमानदारी से पालन किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, तो मुझे लगता है कि 70% विभाग तो सस्पेंड ही हो जाएगा, किसी भी सरकारी विभाग का। देखिए, तो स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी नहीं है, जी। गंभीर स्थिति। हम लोग बहुत संकट में, महंगाई के कारण तो संकट, हमें जो जॉब मिल रही है वो संविदा पे मिल रही है, जो कम वेतन की होती है और कभी हमेशा असुरक्षित होती है। अधिकारी जब चाहेगा हमें निकाल देगा। दूसरी नौकरी जो हमें ज्यादातर मिल रही है वो ठेकेदारी के प्रथा के माध्यम से मिल रही है, जहां ठेकेदार एक बड़ा मार्जिन ले जाता है और जो काम करने वाले हैं उनसे साइन तो होते हैं 15-15 हजार के, लेकिन उनको मिलते हैं कहीं 8,000, कहीं 9,000, कहीं कहीं 6-6 हजार रुपये मिलते हैं। तो इस 9 साल में ये दशा नहीं सुधरी। उसके अलावा सरकार की एक बहुत बड़ी खामी बताऊं, हम लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, हमने लगातार संघर्ष किया कि अवैध निर्माण विकास में बड़ी बाधा है, इनसे संसाधनों का बड़ा दुरुपयोग होता है। लेकिन सरकार ने उन अधिकारियों के बल पे, उन लोगों के बल पे इस कानून को ही, मतलब इसको व्यवस्था को बदल दिया। उन्होंने कहा जो 24 मीटर का मार्ग है, अगर वो रिहायशी कॉलोनी में है तो भी उसके ऊपर हम मार्ग व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने कॉलोनियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर अपार्टमेंट की ऐसी छूट दे दी है, अब यकीन मानिए नरक बना के रख दिया है। और ज्यादा जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए की रिश्वत ली होगी इस भ्रष्टाचार के जरिए, इस कानून से पहले, नए आवासीय कानून से पहले, आज उनको आपने क्लीन चिट दे दी। आपने ये कह दिया कि जो पुराने भी निर्माण हैं जो अवैध थे, उनको भी अब लीगल टेंडर में ले लिया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए, सरकार भ्रष्टाचार पे जो कहती है जीरो टॉलरेंस है, कहीं जीरो टॉलरेंस नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उस नए नियम कायदे कानून ले आती है, जिससे आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलती है। उन्हीं के कारण आज हमको बिजली संकट भी झेलना पड़ रहा है, पानी का संकट झेलना पड़ रहा है, भूगर्भ जल दोहन लगातार बढ़ता चला जा रहा है अवैध इन कारणों से। इसकी वजह से हमारे ऊपर बड़ी खतरा है। हमारे यहाँ इतना देखा गया है कि जो रिहायशी एरिया थे, वहां घरों के आसपास, मंदिरों के आसपास क्या कहते हैं, उसकी दुकानें हैं, मांस की दुकानें खुल गई हैं, जबकि नॉनवेज के लिए मनाही होती है कि मंदिर के कुछ क्षेत्र के आसपास ये नहीं होगा। हम उसको कहते कहते थक गए, अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। सड़कों पे, मार्गों पे कहीं निकल जाइए, ऐसे बहुत सी जगह है खुलेआम मीट को जानवरों को काट काट के बेचा जा रहा है। उसका क्या असर होता है एक आम आदमी जो शाकाहारी है, हिंदू है, सनातनी है, वो जब निकलता है, खासतौर पर नवरात्र के समय में इस वक्त चल रहा है, आप देखिए किस प्रकार से उसके बाद क्या गुजरती होगी। ठीक है। ये सब चीजें बहुत तनाव देती हैं।
पुलिस की व्यवस्था, तहसील की कुल व्यवस्था मिला के इतनी अभी धड़क वाली स्थिति है उतनी बेहतर नहीं है जितना दावा किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जो सरकार दावा कर रही है, मैं कहता हूं बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, जी लेकिन उन अच्छे कामों के पीछे जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो सारे अच्छे कामों को पलीता लगा दे रहा है। ठीक सरकार है। के आदेश अच्छे हैं, सरकार की नीतियां जो सरकार दिखाती है वो अच्छी हैं, लेकिन जमीन पे उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसका ताजा उदाहरण मैं फिर दोबारा आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि अभी क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह उद्घाटन करके गए ग्रीन कॉरिडोर सड़क का। आप जी देखिए 24 घंटे नहीं बीते वहां गड्ढा हो गया। तो इस सरकार की वैसी स्थिति है, ये बोलती बहुत कुछ है लेकिन 24 घंटे के अंदर जमीन पे धराशायी है, गड्ढा है। ठीक है, स्नेहा जी। जवाब लेंगे विवेक जी से, लेकिन उससे पहले शशिलेन जी का पक्ष जानते हैं। शशिलेन जी, सरकार कह रही है कि हम हर ओर खर्च कर रहे हैं, बजट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, महिला सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, हर तरफ ऐतिहासिक सुधार हुआ है आपकी सरकार के मुकाबले। फिर आप लोग अगर आरोप लगाते तो आपके सारे आरोप निराधार हैं। शशिलेन जी, स्नेहा जी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी जी आ रही है अब आपके पास। हाँ हाँ, स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी अगर 1 रुपए का काम करती है तो 5 रुपए उसको खर्चा कर देती है बताने के लिए। दूसरी चीज, अभी किसानों की बात हमारे साथी कह रहे थे। जी अभी जो सरकारी समितियां खाद की होती हैं, सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगी थी, लोगों को खादें नहीं मिल पा रही थी। जी उसके लिए क्या व्यवस्था की गई आप देख लीजिए। जो लोग भी ग्रामीण अंचल से आते हैं, अभी अंशुमान जी बोल रहे थे, मीट से संबंधित बात कर रहे थे, दुकानों की बात कर रहे थे, और अभी बताया कि जो ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन यशस्वी रक्षा मंत्री जी ने किया, आज उद्घाटन किया, 2 दिन बाद धंस गई रोड। भाई ये क्या, कैसा भ्रष्टाचार है? आप आगरा एक्सप्रेस में देख लीजिए जाके, 302 किलोमीटर का अखिलेश यादव जी ने बनाया था मात्र 22 महीने में, और ऐसा आगरा एक्सप्रेस में पहला उत्तर प्रदेश का बनाया कि अगर युद्ध की स्थिति में आप फाइटर प्लेन भी उसमें उतार सकते हैं, पहला उत्तर प्रदेश का। और जांच करा लीजिए, योगी सरकार ने जांच भी कराई, कोई भ्रष्टाचार नहीं पाया। और जो इन्होंने बनाया, देखिए अभी माननी जी ने उद्घाटन किया और 2 दिन बाद धंस गई। आते हैं हम, अभी अंशुमान जी कह रहे थे कि जैसे आप देखिए गौशालाएं हमारे गांवों में हैं, गौशालाएं बनाई हैं, सब लोग गांव से रहते हैं। आप देख लीजिए गायों को खाने पीने चारे की क्या व्यवस्था है। धूप में गाय तमाम गौशालाओं में मर जाया करती हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। और गाय हमारी माता भी है। उत्तर प्रदेश बीफ निर्यातक में स्नेहा जी प्रथम स्थान हो गया है। अगर हम लोग, तो हिंदुओं की सरकार है, हम सभी हिंदू हैं, तो बीफ निर्यातक में प्रथम स्थान कैसे हो गया? तो ये लोग बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, नारे भी बहुत अच्छे देते हैं, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। लेकिन जब मेरठ में एक मां ने एक बेटी के अपहरण का विरोध किया तो योगी के सामंती गुंडों ने उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर में रामू कश्यप को जिंदा जला दिया। यह है आपकी कानून व्यवस्था। और एक उन्नाव की घटना अभी 3-4 महीने पहले की है। एक दलित व्यक्ति ने एक सामंती व्यक्ति के कुत्ते को गाली दे दी तो उस दलित व्यक्ति से जूता चटवा लिया, उसको अपमानित किया। वो इतना अपमानित हो गया कि उसने आत्महत्या कर दी। और अभी एक काकोरी की घटना में कानून व्यवस्था की बताना चाहता हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति 80 वर्ष का था, मंदिर में भूलवश उससे पेशाब हो गई, एक आरएसएस के व्यक्ति ने उससे पेशाब चटवा लिया। यह कानून व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की? क्या इस प्रदेश में दलितों और पिछड़ों का जीना हराम हो गया है? किस तरीके से जात के हिसाब से सम्मान हो रहा है? तो बातें अच्छी करते हैं जी, लेकिन जब मौका आता है तो आप सिद्ध करके दिखाइए ना। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? उसको खाद क्यों नहीं मिल रहा? हमारी सरकारों में जो 50 किलो की बोरी यूरिया की होती थी, आज कितने किलो की है? 45 लेकिन किलो। अभी विवेक जी 5 कह किलो रहे कर थे दिया कि गया है। किसान खुशहाल है उनकी सरकार में, आय दोगुनी का उन्होंने दावा किया था, तो उस दावे को वो पूरा कर रहे हैं। देखिए स्नेहा जी, जी आय दुगनी करके हमको प्रारूप तो बतावे।
कि आय कैसे दुगनी हो रही है। भाई कागजों में आंकड़े बताने से कुछ नहीं होता। आय दुगनी कैसे हुई है बताइए आप, कैसे आय दुगनी हो गई। भाई आप कोई भी एक कर लीजिए, आप भी किसान जुड़े, हम लोग भी गांव से जुड़े हैं। आय दुगनी का तात्पर्य होता है अगर किसी किसान ने किसी खेत में धान की रोपाई की जी और धान की रोपाई से जो लागत लगती है, उसमें खाद लगता है, उसमें पानी लगता है, उसमें लागत क्या आई। उसके बाद जब उस किसान ने उस धान को बेचा, तब हमें विक्रय मूल्य कितना मिला। उसके बाद उसकी लागत निकालने के बाद जो आय किसान के पास आई, वो आय होती है कि हमारी आय दुगनी हुई कि नहीं हुई। लागत नहीं निकल रही किसानों की। किसान सिर्फ दैवीय आपदा तमाम ऐसी आ जाती हैं, पानी बरस गया, कहीं कोई आपदा आ गई। इस देश में किसान जिस तरीके की स्थिति है ना, तमाम लोगों की अपनी बेटियों की शादियां नहीं कर पा रहे हैं। तमाम ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। हम लोग मलिहाबाद के रहने वाले हैं, बागों के क्षेत्र में देख लीजिए जो स्थितियां पहले थी, इतनी कीटनाशक दवाइयां बागों की महंगी हो गई हैं कि लोग मजबूर हो रहे हैं बागी कटवाने पे। उनकी बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो स्थितियां बड़ी दयनीय हैं इस देश में और इस प्रदेश में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ठीक है, जवाब ले किसान, लेते हैं नौजवान, विवेक जी से। छात्र सभी बेहाल है। स्नेहा जी, हमें कहीं जाना है और मैं जा भी सकता हूँ, ठीक है, आपसे अनुमति लेके। जी विवेक जी, स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। चाहे सुनील जी की बात करें, अंशुमान जी की बात करें या फिर शशिलेन जी की बात करें। शशिलेन जी विपक्ष में बैठे हैं आपके, लेकिन सुनील जी और अंशुमान जी विपक्षी नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। फिर भी इनका कहना है कि मनसा ठीक है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही। दावे अच्छे हैं, बेहतर तस्वीर तो दिखाई जा रही है, लेकिन जमीनी तस्वीर बहुत अलग नजर आ रही है। चर्चा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान पे जो उन्होंने कहा प्रदेश का स्वर्णिम काल है। जी, इसमें कोई शक नहीं। कैसे स्वर्णिम युग है, यही तो पूछ रहे हैं अभी। अंशुमान जी ने कहा स्वर्णिम युग है, कैसे स्वर्णिम युग है? मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। देखिए, आधी आबादी में विश्वास का अभाव है। आज जो लोग जो पढ़ाई को पढ़ना चाहते हैं उनके पास अवसर है, जो लोग जो रोजगार लगाना चाहते हैं उनके पास अवसर है। उनको रोजगार के लिए सरकार द्वारा मुद्रा योजना में, अन्य स्टार्टअप योजनाओं में, तमाम योजनाओं के माध्यम से अनुदान की, लोन की व्यवस्था है। जो नौकरी चाहते हैं उनके लिए सरकारी नौकरी भी व्यवस्था। आप कंपटीशन में आइए, कंपटीशन से इतर आप प्रयासरत हैं तो आपके पास संविदा नौकरी की भी व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश सरकार इतने उद्योगों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित कर चुकी जो धीरे धीरे पाइपलाइन में आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। जी, तो युवाओं के सामने भी रोजगार का उत्तर प्रदेश के कोई संकट नहीं। जो पढ़ा लिखा है, जो मुलायम सिंह जी के समय वाली मार्कशीट लेके घूम रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो हमारे शासन काल में जो पढ़ लिख करके योग्यता के आधार पर आ रहा है पास होकर के, उसके सामने रोजगार का संकट नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, किसानों की बात। इसी भी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कैसे दोगुनी हो गई। सुनील जी बैठे, अंशुमान जी बैठे, दोनों बड़े पुराने लोग हैं, जी, इनसे जरा पूछिए। 2015 में धान का समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश में 1410 रुपए था। आज धान का समर्थन मूल्य क्या है? 2369 रुपए, जो बढ़ करके ग्रेड ए के लिए 2389। तो अब आप बताइए ये बढ़त सामने दिख नहीं रही है। अभी सुनील जी और अंशुमान जी कह रहे थे कि स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, खाद के लिए किसान परेशान हैं। देखिए, खाद के लिए सोसाइटियों पे भीड़ लगी थी, इसमें कोई शक नहीं। हम लोगों ने पत्राचार किया, लेकिन आज की तिथि में मैं सुनील जी से पूछता हूं, क्या कोई ऐसा किसान रह गया जिसकी फसल बिना खाद के रह गई? मिला सबको, देर सवेर सबको मिल गया। एक दिन ही अगर आप सोसाइटियों में पहुंच तो कह रहे जाएंगे। हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कृषि विभाग में। देखिए, भ्रष्टाचार अलग विषय है। प्रदेश में वो भी तो रहते हैं। स्वर्णिम युग आपके लिए तो उनके लिए नहीं है। मतलब आप ही केवल 9 साल का लाभ लेंगे, भ्रष्टाचारी नहीं लेंगे, ये ब्यूरोक्रेट नहीं लेंगे, ये अधिकारी नहीं लेंगे। तो फिर अगर विपक्ष कह रहा है कि ये कैसा स्वर्णिम युग, तब
नहीं, स्वर्णिम युग हमारे सरकार के दृष्टिकोण से, हमारे उद्देश्य से जो हम करना चाहते हो कर रहे हैं। जनता के लिए स्वर्णिम युग है, तो उसी जनता में भ्रष्टाचारी भी तो शामिल है, इस प्रदेश से बाहर के थोड़ी हैं, तो उनके लिए स्वर्णिम युग नहीं है भाई। जहां बजट 1 लाख रुपए का था उसमें खाते थे, अब वही बजट अगर 10 लाख का है तो क्या वो 10 लाख में हाथ मारने बाज जाएंगे? तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि केवल आप ही लाभ चाहती हैं, आप ही स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्ट अधिकारियों का भी है, स्वर्णिम युग उन पुलिस वालों का भी इसमें हाथ है, जो कानून व्यवस्था के नाम पे अपनी वर्दी चमका रहे हैं। तो सबके लिए स्वर्णिम युग है, लेकिन शासन की मंशा साफ है। शासन के स्तर पर अगर ये बड़ी अजीब बात नहीं हो गई विवेक जी की शासन की मंशा साफ है, प्रशासन अपना अलग स्वर्णिम युग बनाए बैठा है। अच्छा ये बताइए, जैसे कोई काम 10 रुपए, आज तक शासन प्रशासन तो एक ही सुना गया था, क्यों सुनील जी? मैं बता रहा हूं, जी पहले इस तरह के भ्रष्टाचार में सरकार शामिल होती थी, मंत्री शामिल होते थे। अब सरकार आंख बंद करके बैठ गई है, खाली नहीं, अधिकारी। ऐसा नहीं, आज के समय में भ्रष्टाचार में कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं। और सरकार एकदम क्लीन चिट। अगर इनकी शिकायत होती तो सरकार इनको कार्रवाई के दायरे में ले आती है। बड़े से बड़े अधिकारी भी आज के कार्रवाई के दायरे में कोई बख्शे नहीं जा रहे हैं। ईडी सीबीआई सबके दरवाजे खटखटा रही है, एंटी करप्शन लोगों को धरपकड़ कर रही है। इसके पहले भी किसी सरकार में आपने देखा इतने दरोगा पकड़े गए, इतने लेखपाल, इतने कानून को पकड़े गए? तो उस कार्रवाई पे भी तो कहा जाता है कि अलग अलग तरह की कार्रवाई होती है। अरे भाई कुछ कर तो रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स वाले छापा मार रहे हैं, ईडी वाले छापा मार रहे हैं। इसके पहले भी इनकम टैक्स के सफेद हाथियों कहीं आपने छापा मारते देखा था? ईडी वालों कहीं छापा मारते देखा था? अच्छा विवेक जी, एक सवाल है, इस कार्रवाई से आप जो इतनी चिट्ठियां लिखते हैं और तमाम तरह के सवाल पूछ, आप संतुष्ट हैं? आप ऐसे भ्रष्टाचार के साथ स्वर्णिम युग का दावा करते हैं? आप अपना बताइए। बिल्कुल, सुनिए जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए, ये शासन सत्ता के कर्मचारी है, ये अपने भ्रष्टाचार से कभी बाज नहीं आते। स्वयं चाणक्य जी ने कहा है कि राज कर्मचारी राज्य धन का को मधुमक्खी की तरह चाटते हैं, लेकिन अगर इस तरह से चाटे तो समझिए कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कुछ ज्यादा हो जाता है, कहीं कुत्ते की तरह चाटने लगते तो लोग कहते हैं ज्यादा चाट गए। तो ये अधिकारियों का स्वभाव है, कहीं मधुमक्खी कहीं कुत्ता। अब ब्यूरोक्रेसी कहीं कुत्ता की तरह चाटने लगती है। जैसे एक प्रकरण में मैं अभी आ रहा हूं बाराबंकी जिले से, एक छोटे से विषय में जो शादी के समय में वाद विवाद हुआ, उसमें पुलिस ने एक तरफ से प्रभाव में आकर के उस घटना के 4 दिन पुरानी घटना को दिखाते हुए कूटरचित तरीके से मुकदमा लिख लिया, और उसमें देवा थाने का, और उसमें बड़ा चर्चित मामला है। 3 बच्चों के ऊपर उन्होंने 307 धारा लगा दी। वो बेचारे तीनों सगे भाई हैं, 18, 19, 20 साल इनकी उम्र रह करके तैयारी करते थे, और पुलिस इतनी तत्पर हो गई सरेहा जी कि उनकी धरपकड़ करने यहाँ से फोर्स आजमगढ़ तक चली गई। मनोज राजभर साहब के साथ कह रहे हैं, वही है जी, मनोज राजभर। हाँ, नहीं, मनोज राजभर तो पैर भी कर रहे हैं। तो तीनों सगे भाई, अंकित नाम है, ऐसे कुछ करके नाम है जी। तो उसमें हुआ क्या है स्नेहा जी कि विजय राजभर पिता है। उसमें स्नेहा जी हुआ क्या है कि उनको 307 का मुलजिम बना दिया। उस घटना में दिखाया कि एक आदमी का पैर टूट गया, जिसका पैर टूटा वो शपथ पत्र दे रहा है कि मेरा इस घटना में पैर नहीं टूटा, शपथ पत्र लगा हुआ है। उसके बाद पुलिस इतनी तत्पर हो गई कि आजमगढ़ से उनके एक रिश्तेदार प्रधान को उठा करके लाके जेल भेज दी, उनके एक बच्चों के एक दोस्त को उठा के जेल भेज दी, बाप को 10 दिन से 10 तारीख से थाने में बैठाए हुए हैं, और लड़के के मैंने बाप के मौसियाउद भाई को, मौसी के लड़के को थाने में बैठाए हुए 10 दिन से। देवा पुलिस बाराबंकी का मामला है, 10 दिन से, 10 मार्च से वो लोग थाने में जमा है, और पुलिस कहती है हमारे यहाँ नहीं आए हैं। बाकायदा मेल हो चुकी है, पिटीशन पे पिटीशन चल रही है, उसमें मैं भी गया था पैरवी में।
खैर मैंने पत्र मुख्यमंत्री को संज्ञान में दे दिया है। मुझको लगता है कि 1-2 दिन के अंदर थानेदार भी निपट जाएंगे, चौकी इंचार्ज भी निपट जाएंगे। अब ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं उसके बाद अगर सवाल पूछा जा रहा है अंशुमान जी की तरफ से या सुनील जी तो की मैंने तरफ से, जवाब दिया तो भाई स्वर्णिम युग केवल जनता का थोड़ी रहेगा, जी उसी में एक भ्रष्टाचारी कुत्ते भी तो हैं ब्यूरोक्रेसी के, जो अरे जो आप चाट रहे हैं। अधिकारियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर भाई भाई मधुमक्खी की तरह चाटू तो मधुमक्खी की तरह चाटू, कुछ ज्यादा चाट जाओगे तो कुत्ते की तरह चाटना कहते, चाटते दोनों हैं शहद को, तो उसमें गलत क्या कह रहा हूं? ठीक है सुनील जी, जी देखिए अब तो स्वर्णिम युग का उनका भी स्वर्णिम युग बदल है। दिया। स्नेहा जी, जी। सरकार का स्वर्णिम युग कागजों पे है और भ्रष्टाचारी अफसरों का स्वर्णिम युग उनकी अलमारियों में है। योगी जी को जो कागज दिखाए जाते हैं मुख्यमंत्री जी को, वो सब चंगा है। सच्चाई ये किसान भूखा और नंगा है, मैं तो यही कहूंगा। विवेक जी कह रहे हैं कि किसान बड़ा अभी विवेक जी कह रहे थे चंगा है कि धान खरीद गेहूं खरीद पर एमएसपी बढ़ाई गई, मैं भी कह रहा हूं। जरा एक बार उन सेंटरों पर जाके देखिए स्नेहा जी, जिनके अधीन ये सेंटर आते हैं, वो इतने नियम कानून बना देते हैं किसान के लिए कि इसको छानस लगाइए, छानने के बाद हम लेंगे, और या तो उनको घूस दे दीजिए, पता चला 100 रुपया कुंटल, 20 रुपया कुंटल, 40 रुपया कुंटल, जैसा सेट कर पाए किसान से। किसान कहाँ अपना फसल छानते फिरे। स्नेहा जी, मैं लघु एवं मध्यम किसान की बात करता हूँ, उसकी पूरी जीविका, पूरा खर्चा, शादियों से लेके के जो भी खर्चा दैनिक है वो फसल पर ही निर्भर करता है। चाहे आलू किसान हो, चाहे गेहूं किसान हो, या दलहन तिलहन जो भी किसान हो। विवेक जी कह रहे थे कि स्टोर में रख दीजिए। जो लघु एवं मध्यम किसान है वो तो सोचता है अभी अरहर तैयार हो रही, अरहर तैयार हो रही है, सरसों तैयार हो रही है, ये बेच के अपनी बेटी की हम शादी करेंगे या अपने हम पर्व मनाएंगे। सच्चाई इस देश की आज से स्नेहा जी ने 75 सालों से है कि लघु एवं मध्यम किसान बहुत परेशान है हर सरकार में। इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने जो पैसा दिया, बजट दिया, जो काम किया, वो वास्तव में बहुत ही अच्छा, मैं भी कह रहा हूं अच्छा है जी। लेकिन इनके विभाग के आदरणीय माननीय मंत्री जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सूर्य प्रताप शाही जी, उनके वीडियो देख लीजिए और उनके काम देख लीजिए। पूरे विभाग को घुन की तरह खा गए, घुन की तरह। मुख्यमंत्री जी, आप इतना पैसा दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, लेकिन अभी विवेक जी कह रहे थे कि शासन ठीक है, प्रशासन खराब। देखिए, मुख्यमंत्री के योग्यता पर, मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं, के मैं सेवा ठीक कह रहा समर्पण पर किसी नहीं, को तो ये प्रश्न क्या नहीं है। मंत्री उसमें लेकिन नहीं है क्या? देखिए, मंत्री जी भी काम अपना ठीक कर, लेकिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार पे अब मंत्री जी का खुले तौर पे नाम लेके सुनील मैं जी कह रहा हूं, देखिए उनका दृष्टिकोण आपके है। कार्यकाल में शाही जी को भी व्यक्तिगत रूप से 200 जानता हूं, मैं करोड़ उनके रुपए का नेतृत्व में काम कृषि किया घोटाला हूं। हुआ, बीज घोटाला हुआ, आज मक्का बीज घोटाला हो रहा है। कितने अफसरों पर कार्रवाई की किसी विभाग की, बता दीजिए। यही शाही जी जाते हैं, खाद और बीज का एक वीडियो आता है कि हमारे वहां 300 में खाद मिल रही है, 400 में यूरिया मिल रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 400 की यूरिया कोई लाख दिखा दे स्नेहा जी, हम पत्रकारिता संन्यास लेके कृषि भवन सामने बैठ पान दुकान खोल लेंगे। किसको मिलती है? इसलिए कि मुख्यमंत्री जी के दबाव में जो जाता है, कहते हाँ 400 में हमको मंत्री जी की यूरिया मिल गई है। क्या हाल यूरिया का रहा? जो 5000 लगभग करोड़ का बजट कृषि विभाग का है, मुख्यमंत्री जी ने दिया, जो ऐतिहासिक बजट में कह रहा हूं। अरे तो बजट में केवल किसान है, जनता का अधिकारियों का नहीं है। हाँ विवेक जी, वही तो मैं भी क्यों नहीं कहते अधिकारी भ्रष्टाचारी को शामिल है? डायरेक्टर, डीओ, अकेले किसान को कैसे चला जाएगा? बस 100 का बजट 1 लाख करोगे तो अधिकारियों का भी तो कोटा बढ़ेगा उसमें। इतनी बढ़िया योजना है मृदा परीक्षण की, ये सरकार की योजना है। पहले ही सरकारों की रही कि किसान वो बोएगा जो उसकी जमीन फसल की योग्य होगी, अनुकूल होगी। कितना मृदा परीक्षण होता है प्रदेश भर की जांच करा, आप देख लीजिए। भूमि संरक्षण के नाम पर जो डकैती हो रही कृषि विभाग में, मैं डकैती कह रहा हूं विवेक जी, आप जांच करा देख लिए कितनी जमीन नहीं है। और आप जो है, मुझे जानकारी हुई कि जो वहां सेल थी, पुलिस सेल, उसको बहाल करने की भी मांग की है। तो ये एक विभाग नहीं है। मैं पंचायती राज चलता हूं स्नेहा जी, हम लोग छोटे छोटे पत्रकार हैं, सब जगह आते जाते हैं, हकीकत देखते हैं। पंचायत राज में देखिए क्या हाल है। अभी जल शक्ति मिशन का त्योहार पूरे वहां सफाई कर्मियों तो डायरेक्टर अपनी गाड़ी चलवा रहा है, ये हाल है। पंचायती राज का निदेशक अमित सिंह सफाई कर्मी जो हरदोई या नाम कहीं पोस्टेड है, उसको बुला के अपने निदेशक की गाड़ी चलवा रहा है। तो ऐसा नहीं, भ्रष्टाचार उसका स्वर्णिम, मतलब देखिए स्वर्णिम युग है, लेकिन स्वर्णिम युग अधिकारियों के लिए भी है। वो इस पहले से बाहर नहीं, उनको आप अलग अपने से मत मानिए, उनको भी अवसर दरकार होती है। जो मैंने कभी अपने जीवन में देखा था,
लोक निर्माण चले जाए बिना पास के आप नहीं जाओगे, मतलब पत्रकार भी नहीं जा सकते। अरे भाई लोक लखनऊ निर्माण तुम विकास- ख्याल LLDA नहीं जा पाओगे, आप बात कर रहे हो दुनिया की बात। लखनऊ विकास प्राधिकरण जो आम जनता के लिए खुला था उसके लिए पास, मतलब मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए ये पूरे ब्यूरोक्रेट्स लग गए हैं सरकार को बदलने के लिए। मैं अखिलेश जी की सरकार में कह रहा था और इनकी भी सरकार में कह रहा हूं, यही हाल अखिलेश जी की सरकार में था। ब्यूरोक्रेट कसम खा लिए थे अखिलेश जी को हटा के मानेंगे, और ये लोग कसम खा के बैठे स्नेहा जी कि योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा आने नहीं देंगे। ठीक है अंशुमान जी, जी बड़ा स्नेहा जी। शानदार स्वर्णिम युग आ चुका है, अब क्या लग रहा है, क्या कहता है आपका विश्लेषण? 2027 में भी इस स्वर्णिम युग को बनाए रखेगी क्या जनता? देखिए बीजेपी नेता ने, प्रवक्ता हमारे भाई ने इतनी सुंदर बात कही कि स्वर्णिम युग किनका आया है, उन्होंने सही सही बता दिया। एक एक भ्रष्टाचारी का स्वर्णिम युग है। भाजपा से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं उनमें से जो कद्दावर हैं, मुख्यमंत्री के प्रिय हैं, उनका स्वर्णिम युग है। नौकरशाही तो अब मैं बता दूं, बिहार से जुड़े हुए जितने भी यहाँ राजनीतिक IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, उनकी संपत्ति की जांच करवाने की आवश्यकता है। एक एक का स्वर्णिम युग ऐसा आया है कि सोने का सिंहासन पे बैठ जाएं तब भी उनके लिए कम है। ये हालत है उनके बिहार के कैडर की। अंशुमान जी, बिहार के IAS को देखा, अभी हाईकोर्ट से मुक्ति मिल गई। किस प्रकार से वो इतने बड़े घोटाले में फंसे, इतने बड़े रिश्वत कांड में फंसे, लेकिन कितना मासूम सा जवाब आया कि मुझसे गलती हो गई, शिकायतकर्ता ने ये कह दिया, और कोर्ट भी इतना मासूम है कि उसने कह दिया हाँ गलती हो गई होगी, इनको इस केस को रद्द कर दिया जाए। मतलब आप ये देख लीजिए, हमारी आंखों के सामने भ्रष्टाचार का स्वर्णिम युग चल रहा है और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अंशुमान जी, आप न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अरे हम तो उठाएंगे। जिनके घर धन पकड़ा गया था वो हमारे मिलान नहीं देखा, अभी मुझे बताइए। देखिए बुरी है भ्रष्टाचार को लेकर के। आप कितनी अच्छी योजनाएं बनाते हैं, अच्छा बोलते हैं, हमने भी किताबों में बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, लेकिन किसका पालन होते हुए देखा हमने? मैं 9th में था जब मैं पढ़ता था समाज विज्ञान में कि बढ़ती आबादी घटती सुविधाएं, लेकिन प्रधानमंत्री आज ये कहते हैं कि 140 करोड़ 145 करोड़ क्या कहते हैं का मैं वो गर्व है मेरा, उन पे गर्व है, मैं करता हूं। मैं प्रधानमंत्री को बढ़ती आबादी पे गर्व होता है। ये स्थिति है देश की। और टाइम मिलेगी इतनी उत्तर प्रदेश में, सही बता दूं आप ये जो कहना बार बार होता है कि नौकरशाह डुबो दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को बदनाम कर रहे हैं। 9 साल में योगी आदित्यनाथ के कान, मुंह, आंख जिस प्रकार से लोगों ने समझा सकते थे समझाया जी, शिकायतों के माध्यम से, उनके IRS पोर्टल के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, अन्य तरीकों से, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उसको देखना ही नहीं चाहा। इसका मतलब है कि उनका पूर्ण संरक्षण ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर है, पूर्ण समर्थन उनका क्या कहते हैं ऐसी व्यवस्थाओं पे है जो इस प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। जो गोरखपुर में उनके करीबी थे, पथमेश कुमार उनके करीबी थे, जब से LDA में आए, मैं बता दूं भ्रष्टाचार लाख हजार गुना बढ़ गया वहां से। अरे भाई, जो योगी जी के शरण में तो ईमानदार थे, अब LDA की शरण में आए तो LDA तो भ्रष्टाचार का अड्डा है ही, उसमें कौन सी नई बात है? उनकी सोच को कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो रही है जहां से आप न्याय का या आप उससे उम्मीद कर पाए कि ये चीजें हमको सही करके कुछ देंगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। पूरे लखनऊ स्नेहा जी, मुझे 2 मिनट समय दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लखनऊ में बार बार कहता हूँ प्रदेश का आईना है। और जब आप लखनऊ देख कर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बाहर देख के क्या समझेंगे? यहाँ पे आप देख लीजिए लड़कियों के छेड़खानी। स्नेहा जी, मुझे 2 मिनट समय दीजिएगा। देखिए मंगों की ऐसी टोलियां बन गई हैं, एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है, पूरा एक बड़ा व्यापार उद्योग बन गया है भिखारियों का। आप भिखारियों को नहीं हटा पा रहे हैं। योजनाएं चल रही है भिखारियों को पुनर्वास, स्वर्णिम युग है, काम उसमें नहीं। अरे भाई अच्छा ये बता, अरे भाई अंशुमान जी, देखिए योगी आदित्यनाथ जी की मंशा साफ है, वो प्रदेश को मंशा साफ है उनकी कि आम आदमी साफ हो जाए, भ्रष्टाचारी मस्त रहे और उनकी जय जयकार। देखिए हमारे मुख्यमंत्री की देखिए उन्होंने दे रखा है। देखिए ऐसा नहीं है जिसको प्रतिनिधि ना दे रखा हो। अंशुमान ऊपर से इनको चुप करें। अंशुमान 2 मिनट समय देने, आप समय समाप्त हो जाएगा। स्नेहा जी, ठीक है। अंशुमान जी कुछ कह रहे हैं विवेक जी अपने स्वर्णिम युग के बारे में, जरा वो भी सुन लेते हैं। अपराधियों को बचने का मौका नहीं मिला है। देखिए स्नेहा जी, ये वही प्रदेश है कि जहाँ लोग अपराध करके मुख्यमंत्री की गोद में बैठ के टहलते थे। आज कम से कम ये तो है कि कोई अपराधी अगर अपराध करता है या करने की सोचता है तो उसको दंड दिखाई देता है। उस योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा कहाँ दिया जा रहा है भाई? छोटी मछलियों को पकड़ के अगर आप विवेक जी ये कहते हैं दंड दिया जा रहा है तो उसे दंड मत कहिए। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिस पर
सीएमओ ऑफिस शांत बैठा है, सीएमओ कार्यालय की नेपाल बोलती समिति नहीं से निकल रही बड़ा है। कौन पद अभी है? ये पूरी कहानी, पूरी किस्से हैं, 1000 से ज्यादा तो मत कहिए देखिए स्नेहा जी, आपने ऐसा सार्वभौमिक विषय मत उठाइए। देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने अपनी किताब में लिखा है कि इस देश में न्याय पाने के लिए पैर स्टील के होने चाहिए, हाथ चांदी के। जिस आईएएस महोदय का प्रकरण अंशुमान जी बता रहे हैं कि उस पर उच्च न्यायालय मौन हो गया, आप समझ सकते हैं कि अभी गरीब का मुकदमा हो तो उसको 10 साल चलाएंगे, चाहे वो कंप्रोमाइज हो जाए, चाहे हॉस्टाइल हो, तब भी उसको चलाएंगे गुरुवार में। उस मामले को शांत करते हैं, उसको अलग करते हैं। अभी आप बता रहे थे ना कि कार्रवाई की जा रही है, यहाँ बैठे हर कोई यही बता रहा है कि छोटी मछलियों पे कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। में 10 दिन से आदमी बंद, आप बता रहे हो कार्रवाई की, तो सोच लिए कार्रवाई बड़े। अरे भाई, तो अब कह तो रहा हूँ, माती चौकी देवा थाना का मामला मैं स्वयं पैरवी करके मैंने मुख्यमंत्री कल ही रात में चिट्ठी लिखी है। अब चिट्ठी लिखने के बाद 1-2 दिन का समय तो देना पड़ेगा ना। एकदम जिसको चाहे उसको जेल भेजिए, जिसको चाहे छोड़ दे। ठीक है, स्थितियां बड़ी गंभीर है। फिलहाल हमारी चर्चा स्वर्णिम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 9 साल का सफर दावों और शिकायतों के बीच से गुजरा। एक तरफ भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूसरी तरफ किसान की फटी जेब। मुख्यमंत्री नवनिर्माण कहते हैं, विपक्ष से विनाश कहता है, लेकिन फैसला बहुत ही गंभीर होगा। फैसला 2027 के मतपेटियों में होगा, जहां यूपी का किसान और युवा अपना भविष्य तय करेगा। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।